हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जिसका नाम है 100 सवाल बेमिसाल। और आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 7 पर। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोग जानते हो कि हम लोग 100 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। हम ऐसे 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में फॉर श्योर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप लिटरेचर को लेकर के टेंशन में हो, आप सोच रहे हो फ्लेमिंगो या विस्तास की जो बुक है आपकी, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड ही क्यों ना हो या फिर आप एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, जहां पर भी अगर आपके यहाँ पे एनसीईआरटी लगी है, फ्लेमिंगो और विस्तास बुक आपको लगी हुई है स्कूल में, ठीक है, क्लास 12th में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिटरेचर आपका तैयार हो जाएगा अगर आप केवल इन 100 सवालों को कर लेते हैं। क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने आपके फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही बुक्स को कवर किया है और हर एक चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको छांट करके निकाला है, और वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी क्लास 12th का बच्चा है, इंग्लिश की अगर तैयारी कर रहा है, तो इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उनको बिल्कुल मिस मत करके जाना। चाहे एग्जाम से एक दिन पहले बैठ करके देखो, चाहे आप अभी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करना, बट इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ करके जरूर जाइए एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि आपको फॉर श्योर यहां से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। तो इतनी बड़ी गलती तो भाई मत करना कि एग्जाम में बैठ जाओ जा करके बिना इसको देखे, बिना इन क्वेश्चंस को पढ़े, ठीक है। सो आज डे नंबर 7 है। आज हम और बाकी के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ऑलरेडी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर वो देख सकते हो। उसके अंदर डे 1 डे 2 से लेकर के पूरा डे 6 तक, ठीक है, आज डे 7 है, ये सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। रोजाना हर रोज मैं आपके साथ 10 सवाल कर रही हूँ डिस्कस, और जैसे ही डे 10 कंप्लीट होगा 100 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। चलिए तो बेटा करते हैं शुरू और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सो आप देखो, आप लोग जानते हो कि अभी तक मैंने आपकी फ्लेमिंगो जो बुक है उसके अंदर प्रोज एंड पोइट्री सब कंप्लीट करवा दिया है। हम लोगों ने विस्तास में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो था आपका टाइगर किंग एंड थर्ड लेवल, उन दोनों के क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आज डे नंबर 7 में हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, वो, और चैप्टर नंबर 4 द एनिमी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। चलो तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर तिशानी दोशी क्रिएट अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंटार्कटिका। किस प्रकार तिशानी दोशी ये दर्शाती है इस चैप्टर के अंदर कि भाई अंटार्कटिका ना पूरी दुनिया से बहुत अलग है और बहुत दूर है। तो आप बताओगे कि देखो, पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी जाएं, हर तरफ जो है ह्यूमन इंसानों की छाप पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं होर्डिंग्स इंसान जा चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, है ना। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो कि इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। यहाँ पर इंसान नहीं पहुंच पाए और यहाँ पर उनको आपको कहीं भी दूर दूर तक इंसानों की कोई छाप देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इस तरीके से वो पूरा एक्सप्लेन करती है। आंसर कैसे आप लिखेंगे वो मैं बताती हूँ। द राइटर सेट आउट ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक शोकाल्स्की, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे भाई, देखो ये जाहिर सी बात है, ये रशियन वर्ड है और स्पेलिंग भी इसकी यही होनी चाहिए, क्योंकि रशियन वर्ड को आपने क्या करा है, आपने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो इसी तरीके से आप मेंशन करेंगे कि एक रशियन जहाज पर बैठ करके क्या हुई थी, रशियन जहाज पर बैठ करके ये पहुंची थी दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे ज़्यादा विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट पे, जो कि क्या है, जो कि अंटार्कटिका है। और वो कहती हैं कि इनकी जो जर्नी थी उसमें उनको क्या करना पड़ा, 9 तो उनको टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े। तो सबसे पहले आप बताओगे कि वो अंटार्कटिका पहुंची कैसे, क्योंकि यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि भाई पूरी दुनिया से कितना परे है ये अंटार्कटिका। तो 9 टाइम जोन क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करे, 3 बड़े बड़े ऐसे समुद्र क्रॉस करे, वाटर बॉडीज क्रॉस करी उन्होंने, और एटलीस्ट कम से कम क्या, इतने एटलीस्ट उन्होंने बहुत सारे इकोस्फेयर, और कम से कम आप कह सकते हो 100 घंटे का सफर तय करके वो अंटार्कटिका पहुंची थी। तो अगर आप अंटार्कटिका टू ट्रैवल टू द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट शी हैड टू ट्रैवल ओवर 100 आवर्स, उनको है ना 100 घंटे लग गए थे, जिसमें उन्होंने गाड़ी, एरोप्लेन और शिप तीनों में ट्रैवल किया था। अब द वास्ट वाइट लैंडस्केप, अब ये जो अंटार्कटिका है वो इतना विशाल, पूरा सफेद, ठीक है, और उस पर आपको देखने को मिल रहा है एकदम नीला आसमान, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पॉल्यूशन भाई, ये बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पे ना तो इंसान पहुँच चुके हैं, तो इंसानों के साथ हम जो है ना, हम जहाँ जहाँ पहुँचते जा रहे हैं अपने पीछे तबाही छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इंसान जाते हैं वहाँ पे आपको प्रदूषण देखने को मिल जाएगा। सो ये जो है, ये जगह
इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है, तो आसमान यहाँ पे बहुत नीला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा, एकदम नीला नीला आसमान, सफेद सफेद लैंडस्केप देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो बताती हैं कि एक ऐसा नज़ारा है जो पता नहीं शायद ही किसी ने जिंदगी में देखा हो। द इमोशन वॉज दैट ऑफ प्रोफाउंड वंडर। तो जब वो पहुंचती है वहां पे उन्हें कैसा इमोशन, कैसा भावना फील होती है, कैसी कैसी भावना का एहसास होता है, भाई वो एकदम हैरान रह जाती हैं, ठीक है। द एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी यानी कि इतना बड़ा था ना वो, ठीक है, और इतना इतना एकांत, इतना शांत था कि वो बोलती है कि भाई ये एक टाइम पे मैं उसको उस शांति को महसूस करके और उसकी उसकी विशालता को देख करके मैं क्या हो जाती हूँ, इतना विशाल है वो, ये देख करके मैं एक सोच में पड़ जाती हूँ कि एक समय पर इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, ठीक है। अब शी ऑल्सो वॉन्डर्ड एट द जियोलॉजिकल चेंजेस, वो इसके साथ ही साथ ये भी सोचती है कि कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है, ठीक है, अंटार्कटिका में जियोलॉजिकल चेंजेस कितने आ चुके हैं, ठीक है। सो आप उन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, बताओगे कि कैसे वो पूरी दुनिया से इतना अलग है, कि वो कितना शांत है, कितना कितना विशाल, कितना सफ़ेद, ठीक है। तो ये सभी वो बातें करती हैं, यही आप बताओगे कि इस प्रकार तिशानी दोषी ने एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है लोगों, रीडर्स के बीच में, कि भाई बाकी दुनिया से अंटार्कटिका कितना अलग है, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका? राइटर अंटार्कटिका की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में क्या बताती हैं? ये आपको थोड़ी सी ना चीज़ें एक्चुअल में इसके बारे में डिटेल में पता रखना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर वो जो स्टूडेंट प्रोग्राम है ना, जिसकी थ्रू ये यहाँ पर आई थी अंटार्कटिका में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अंटार्कटिका वाज द सेंटर ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जहां पे जितने भी एशिया, यूरोप, ये जो सब कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए हैं, ये सब पहले एक ही साथ जुड़े हुए थे, और बीचों बीच था अंटार्कटिका। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, भूकंप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई कि धीरे धीरे क्रैक्स आए और धीरे धीरे ये सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए और अंटार्कटिका साउथ में रह गया, ठीक है। सो आप यही बताओगे कि एंड इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस इन टुडेज सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और इंक्लूडिंग अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यू ग्विना एंड न्यूजीलैंड, एज वेल एज अरेबिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द नेम इज derived फ्रॉम गोंडवाना रीजन ऑफ इंडिया। दिस वॉज बिफोर द ह्यूमन अराइव्ड ऑन अर्थ। तो आप यहाँ पे बताओगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री अंटार्कटिका की क्या है, कि अंटार्कटिका पहले सेंटर था जिसके इर्द गिर्द बाकी सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जुड़े हुए थे, और ये पूरा सुपर कॉन्टिनेंट जो है इसका नाम गोंडवाना था, ठीक है। और आप बताओगे कि इसका एक्चुअल नेम क्या था, गोंडवाना लैंड भी आप बता सकते हो। फिर आप बताओगे कि ये सब अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट ये ज़रूर बताना कि कैसे अंटार्कटिका की हिस्ट्री क्या थी, कि कैसे अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, फिर वो बाद में अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि दिस वॉज बिफोर, और ये सब कब था, जब ह्यूमंस अर्थ पे आए भी नहीं थे, जब हम लोगों ने कदम भी नहीं रखा था, उससे कई सालों पहले ऐसा था कि पूरी जो दुनिया है ना वो ऐसे अलग अलग नहीं थी, ठीक है। एक ही चीज़, एक ही कॉन्टिनेंट था ये, ओके। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस वक्त क्या था, उस वक्त क्लाइमेट ज़्यादा गर्म था। वेराइटी ऑफ फ्लोरा फोना जो अब हम देख पा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें प्लांट्स, एनिमल्स ये सब देखने को मिलते थे उस टाइम पर। दिस वे गोंडवाना फ्लरिश फॉर 500 मिलियन ईयर्स, और इस तरीके से 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना चलता आया। उसके बाद क्या हुआ, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, बट जिस समय पर डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे ना इस धरती पर से, उनका नामो निशान मिट गया था, उस और जब मैमल्स जो है, मैमल्स धीरे धीरे मतलब आने लग गए थे पृथ्वी के ऊपर, उस मोमेंट पे क्या हुआ था, तब ये जो सभी के सभी ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग कंट्रीज वगैरह में क्या हो गया, डिवाइड हो गया था, ठीक है, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं। तो ये अंटार्कटिका की हिस्ट्री है, ये आप बताएंगे। द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना स्टार्टेड द एपिसोड ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, के जैसे ही ये जो गोंडवाना है, जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये टूट गया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये ड्रिफ्ट होते चले गए, ये दूर होते चले गए एक दूसरे से और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, ठीक है, आप वो बताएंगे। और उसी वक्त क्या हुआ, इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ हेडिंग फॉर एशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो घूमते एशिया के पास पहुंच गया, जहां आज एशिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। रॉक्स एंड फॉसिल्स ऑल्सो कन्फर्म दैट अंटार्कटिका वॉज वंस कनेक्टेड टू दीज रीजन्स। रॉक्स और फॉसिल्स, हमें इन सब चीज़ों से इस चीज़ की क्या होती है, इस चीज़ की हमें ये चीज़ सुनिश्चित होती है, इस चीज़ को फॉसिल्स और रॉक्स को देख करके कि ये सच में ये सब क्या है, अंटार्कटिका का ही हिस्सा थे, अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे। सो आप यही सब बताओगे जो चैप्टर में लिखा हुआ है कि भाई अंटार्कटिका का पास्ट क्या था, ठीक है, तो वो सब हमें इसमें लिखना रहेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ अंटार्कटिका ऑन द राइटर, कि अंटार्कटिका जाकर के राइटर पे क्या असर पड़ा अंटार्कटिका का, ठीक है। तो आप बताओगे कि जब राइटर जो है, ठीक है, वो एक साउथ इंडियन है
और साउथ इंडिया में क्या है, बहुत वार्म क्लाइमेट है, वहाँ पे इतनी तगड़ी सर्दी नहीं पड़ती। बट जब 2 हफ्ते के लिए वो ऐसी जमी हुई जगह पर आई जो कि पूरी, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बर्फ थी, इतनी ज़्यादा, है ना, वो आधे से ज़्यादा क्या है, अर्थ की 90% बर्फ जहाँ पाई जाती है, जब वो वहाँ पे रहने आई तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फिजिकली टफ हो गया। बल्कि फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली भी टफ हो गया था उनके लिए। इट वॉज अ ह्यूज एक्सपांस ऑफ वाइड डिवॉइड ऑफ एनी इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन हैबिटेशन। वो बता रहे हैं कि भाई वो एक बहुत बड़ा सफ़ेद, मतलब जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक सिर्फ सफ़ेद ही चादर बिछी हुई है, और यहाँ पर कोई भी आपको इंसान देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको वहाँ पे पेड़, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स यानी कि वो होर्डिंग्स, बिल्डिंग्स, इंसानों की द्वारा बनाई गई चीज़ें या पेड़ वेड़, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। 10 वन कुड लूज ऑल अर्थली सेंसेस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम। वो कह रहे हैं कि यहाँ आकर के ना आपने जैसी पृथ्वी देखी है, आप वो सब, आपका जो नज़रिया है बदल जाएगा। आप टाइम के बारे में जो है, टाइम पलट चुका होगा, क्योंकि आप इतने सारे टाइम को क्रॉस करके आए हो, है ना, टाइम जोन्स को क्रॉस करके आए हो। आपने पृथ्वी कैसी देखी है, जहाँ जाओ वहाँ पे हमें पेड़ दिख जाते हैं, या फिर हमें बिल्डिंग दिख जाएंगी, या फिर हमें इंसानों की बनाई हुई होर्डिंग्स वगैरह दिख जाएगी। लेकिन यहाँ आकर के, एंटार्क्टिका में आकर के, ये सब गायब हो जाता है, सिर्फ जहाँ तक नजर जा रही है सफ़ेद सफ़ेद बर्फ की चादर। ठीक है। अमंग द साइज ऑफ थिंग्स वेरीड फ्रॉम द माइन्यूट टू द कोलोसल। वो बोल रहे हैं कि यहाँ आकर के आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो माइन्यूट, छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अमंग द टाइनिएस्ट वर द मिजिट्स एंड माइट्स। अब वो यहाँ पर जो आपको छोटी से छोटी चीज़ देखने को मिली है वो है मिजिट्स या माइट्स। ठीक है। एंड द ह्यूज इंक्लूडेड द ब्लू वेल्स। और आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो है ब्लू वेल्स, आइसबर्ग्स आपको देखने को मिलेंगे, और इतने बड़े आइसबर्ग जो कि एक कंट्री जितने बड़े हैं। और हमने देखा भी कि सबसे बड़ा आइसबर्ग जो रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम जितना बड़ा है। ठीक है। तो द डेज सीम्ड टू नेवर एंड। यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई कभी जो सूरज है वो कभी ढलता ही नहीं है। एंड बिकॉज द सन नेवर सेट इन समर। क्यों? क्योंकि गर्मियों में सूरज यहाँ पे कभी छुपता ही नहीं है, ढलता ही नहीं है। एंड द ओमनी प्रेजेंट काम। ओमनी प्रेजेंट यानी कि हर तरफ सिर्फ शांति ही शांति है, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। बस वहाँ पे कभी कभार क्या है, कभी कभार थोड़ी बहुत एवलांच यानी कि बर्फ फिसलने की, है ना, जैसे लैंडस्लाइड होता है उस तरीके की आपको आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़ती है यहाँ पर। द प्लेस हेल्ड अ फैसिनेशन दैट फोर्स्ड वन टू थिंक अबाउट द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में असर पड़ा था हमारी राइटर के ऊपर जब वो एंटार्क्टिका गई, कि इतना शांत, इतना विशाल, और वहाँ पे जाकर के हमारे राइटर ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जाकर के आप असल में देख सकते हो कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज आपको एंटार्क्टिका में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बर्फ़ जो है वो पिघल जा रही है ना, क्योंकि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ आकर के आपको पता चलता है कि कैसे एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है, और ह्यूमंस को कैसे एक्चुअल में अपनी पृथ्वी का ध्यान रखने की जरूरत है, वरना अगर यहाँ की बर्फ पिघल गई तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि 90% बर्फ तो यहीं पे जमी हुई है। चलो अगला, हाउ इज अंटार्क्टिका अनटच्ड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे अंटार्क्टिका जो है वो इंसानों के द्वारा बिल्कुल भी क्या है, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है बाकी दुनिया से, है ना। बाकी दुनिया तो पूरी इंसानों ने कब्जे में कर रखी है, कोई ना कोई तो पहुंच के बैठा है वहां पर, लेकिन अंटार्क्टिका जो ऐसी एक जगह है जहां पर इंसानों की पहुंच जो है, पहुंच के अंदर नहीं आ पाया जो। ठीक है। सो कैसे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बैटलिंग विद एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो बता रहे कि पूरी जो दुनिया है वहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया जूझ रही है इंसानों की बढ़ती संख्या से, तादाद से, कि हम लोग इंसान जो है उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले इतने सारे लोग, लेकिन जो चीज़ है वो तो लिमिटेड ही है ना, इस वजह से। लेकिन अगर हम एंटार्क्टिका देखें तो एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक कोई भी जो इंसानों की पहुंच है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पहुंच नहीं पाई है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एंटार्क्टिका बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनटच्ड है, वहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुँच पाए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। तो देखो बेटा, ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम है जिसमें जो कि स्टार्ट किया गया है जॉफ ग्रीन के द्वारा, और इसके साथ जुड़ करके हमारी तिशानी दोषी जो हैं वो एंटार्क्टिका पहुंचती हैं। अब क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, और क्यों ये प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, ये आपको बताना रहेगा। तो आप बताओगे कि ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये चाहता है कि भाई जो फ्यूचर लीडर्स हैं,
है ना, ये चाहता है कि जो आगे जाकर के हमारे देश के लीडर्स बनेंगे वो तो आज के बच्चे हैं ना, आज के बच्चों में से ही कोई एक होगा जो आगे जाकर के प्रधानमंत्री बनेगा, फ्यूचर में लीडर बनेगा, पॉलिसी मेकर बनेगा। तो इनका मानना है कि अगर हम आज के बच्चों को अभी से ये चीज़ें समझाएंगे और इनको बताएंगे कि दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है, तो ये आगे जाकर के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ सही कदम उठा पाएंगे। सो इस वजह से स्टूडेंट्स को चुनते हैं। और स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य भी यही है कि अभी के बच्चों को इस चीज़ को लेकर के अवेयर किया जाए ताकि ये आगे जाकर के हमारे पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है। सो जॉफ ग्रीन इंक्लूड्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन फॉर सेवरल रीजंस। अब जॉफ ग्रीन ने बच्चों को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है बहुत सारे रीजंस के लिए। पहला, उनका ये मानना है कि जो पावर है ना, जो कि बच्चों को पहले से अगर आप जितनी कम उम्र में आप उनको किसी चीज़ को लेकर के जागरूक कर दो तो, और उनको या फिर उनको उस चीज़ को लेकर के शिक्षा दो, तो उनका ना स्टार्टिंग से ही जो दिमाग है उस तरीके से ढल जाता है कि वो फिर उस चीज़ को लेकर के पहले से सोचने लगते हैं। अब एक इंसान जो है ना, जो सेलिब्रिटी है, उन सबको अगर हम बताएं कि भाई ये बदलाव आ रहे हैं, तो वो उतना ही कर सकते हैं जितना उनके काबू में है। यानी कि वो या क्या तो कर पाएंगे, या तो वो जो लोग हैं उनको बोल पाएंगे कि कुछ करिए। लेकिन एक्चुअल में आने वाले फ्यूचर में, है ना, आने वाले फ्यूचर में तो हम आप में से, आप जो बच्चे हैं, आप में से ही कोई एक इंसान होगा जो उठ करके शायद देश का प्रधानमंत्री बनेगा, शायद कोई लीडर बनेगा, है ना, जो एक्चुअल में रूल्स बना रहा होगा। तो वो सोचते हैं कि भाई देखो, हम ऑलरेडी किसी एक ऐसे इंसान को चुने जो जा करके दूसरों को बोले कि भाई बदलाव ला दीजिए, तो हम एक ऐसे, क्यों ना हम ऐसे बच्चे को अभी से तैयार करें जिसका दिमाग अभी शायद बढ़ता दिमाग है, उसको अभी से हम इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो आगे जाकर के जो खुद नियम बनाएगा तो वो उस हिसाब से नियम बना सके। ठीक है, सही कदम उठा सके। तो पहले तो उनका क्या है, पहले तो उनका ये उद्देश्य है। बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अगर आप बच्चे को पहले, मतलब आप बच्चे को अगर इतना नज़दीकी से उसे एक अनुभव दे देते हो कि वो खुद अनुभव करे उस चीज़ को, उस बदलाव को खुद वहाँ जा कर के देखे, है ना, तो वो उसे क्या है, तो उसे ज़्यादा गहरी तरीके से समझ आ पाएगा कि भाई हमारा इन्वायरमेंटल इशू चल क्या रहा है, ये दिक्कत चल क्या रही है और कितना ज़रूरी है जल्द से जल्द उस पर, है ना, एक्शन लेना। दूसरी बात यह है कि जॉफ ग्रीन जो है वो ये मानते हैं कि जो यंग पीपल हैं वो हमारे फ्यूचर लीडर हैं और वही आगे जाकर के डिसीजन मेकर बनने वाले हैं, और यही लोग हैं जो आगे जाकर के पृथ्वी पर रहेंगे। यही लोग हैं, इन्हीं को अगर आपने तैयार कर दिया तो फ्यूचर में ये सही डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं को इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप आगे के लिए क्या कर रहे हो, आप आगे के लिए जो लोग हैं उनको अभी से तैयार कर रहे हो कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो इस चैप्टर में से ना ये 2-4 क्वेश्चन या तो आपको स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर आपको एंटार्क्टिका की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और एंटार्क्टिका में किस प्रकार दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया में जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोस्फेयर, बायोस्फेयर पूरा खराब हो रहा है, उसका असर एंटार्क्टिका में कैसे दिखता है। ये 3-4 चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है इस चैप्टर से तो पूरा चैप्टर आपका सॉर्टेड है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 एनिमी। द एनिमी चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ हिज एनिमी। डॉक्टर सदाव ने क्या किया ताकि वो अपने एनिमी से छुटकारा पा सके। तो बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो डॉक्टर सदाव ने जब उस इंसान को देखा तो उन्होंने सोचा कि यार हम क्या करते हैं, हम पहले इसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ना किसी पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो बीच में सोचते हैं खत लिखने का भी, पर वो खत भी नहीं लिख पाते हैं। फिर वो जनरल को भी बता देते हैं। फिर जनरल जो है, जनरल जिसका इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर सदाव, वो जनरल बोलता है कि भाई देखो एक काम करता हूँ, मैं ना असैसन्स को भेज करके इसे मरवा देता हूँ और इसकी बॉडी भी डिस्पोज कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें वो मुश्किल काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा काम भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव उसके लिए भी राजी हो जाते हैं, लेकिन उनमें फिर क्या है, वो इस काम के लिए ना एक्चुअल में पूरी सहमति नहीं दे पाते, यानी कि वो नहीं मतलब देख पाते कि यार मैं एक इंसान को मरवा दूं, और अल्टीमेटली वो उसको वहाँ से आज़ाद करने की, मतलब आज़ादी उसे देने की कोशिश करते हैं, उसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, उसे आज़ादी दिलवाते हैं, उसे वहाँ से फरार करने में मदद करते हैं कि भाई तू यहाँ से निकल जा, तेरी जान बच जाएगी। ठीक है, तो सदाउस फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग द यंग वुंडेड प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज टू सर्च फॉर द वुंड एंड पैक इट विद सी मॉस। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे ही सदाऊ ने एनिमी को देखा तो उसने सबसे पहले देखा कि भाई इसके कहाँ चोट लगी और चोट में जो खून निकल रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को बताया और उन्होंने क्या करा, और वो उसको अपने घर पर लेकर के आए। ठीक है, लेकिन उससे पहले उनकी बीवी ने क्या सोचा, उन्होंने और उनकी बीवी ने सोचा इसे वापस पानी में डाल देना चाहिए, समुद्र में डाल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो घायल था तो सदाऊ जो है वो ये कार्य नहीं कर पाया, वो उसे वापस से समुद्र में नहीं भेज पाया। और क्या हुआ, क्योंकि वो घायल था तो इस वजह से सदाव को क्या लगा, सदाव को लगा कि भाई मुझे ना इसका ऑपरेशन करना चाहिए, है ना, ऑपरेशन करना चाहिए, जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा।
अब उस वक्त क्या हुआ, जब वो जनरल से मिलने जाता है तो सदाओ क्या होता है, सदाओ ना जनरल को बता देता है कि भाई एक्चुअल में मुझे एक ऐसा आदमी मिला है, हमारा एनिमी है वो एक अमेरिकन मिला है। जनरल जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं प्राइवेट असेसिन्स भेजूंगा ताकि चुपचाप शांति से उस मैन को क्या कर दिया जाए, उस आदमी को मार दिया जाए और वो उसकी बॉडी भी रिमूव कर देंगे। सदाओ जो है, सदाओ सारी चीज़ें करता है छुटकारा पाने के लिए, वो दरवाज़ा भी खुला छोड़ देता है और वो इंतज़ार करता है कि भाई 3 रातों तक इंतज़ार करता है कि उसके असैसिन्स आएंगे और इस आदमी को मार जाएंगे। लेकिन वो असैसिन्स जो है वो ना तो आते हैं और ना तो वो आदमी मरता है। अब होता क्या है, ही डिवाइस द प्लान ऑफ लेटिंग द मैन एस्केप। अब फिर वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार मैं इसको भगा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसको चुपचाप यहाँ से भगा देता हूँ, बोल दूंगा वो अपने आप ही भाग गया, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले तो ये देखता है कि भाई आदमी जो है वो अच्छे से ठीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वो अच्छे से हील हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो एक उसे बोट देता है जो कि समुद्र के किनारे पे वो रख देता है, उसमें खाना वाना डालता है, एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रजाई वगैरह डाल देता है और फिर वो टॉम को बोलता है कि भाई तुम ना ये बोट से तैर के बाजू वाले आइलैंड पे चले जाओ, वहां से कोरियन बोट पकड़ के अपना जान बचा के भाग जाना, ठीक है। और वो ये सारी चीजें बताता है और इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से वो अपने एनिमी से छुटकारा पाता है। तो ये आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू चूज बिटवीन प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड पेट्रियोटिज्म was a dilemma for Dr. Sadao. How did he succeed in betraying neither? डॉक्टर सदाओ के लिए अपने 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 देश के प्रति ईमानदारी दिखाएं या देशभक्ति करें या फिर एज अ डॉक्टर, है ना, एज अ डॉक्टर वो अपना फर्ज पूरा करें, तो इन दोनों के बीच में उनके लिए चुनना बहुत एक दुविधा हो गई थी। बट किस प्रकार, अब आप चैप्टर के हिसाब से समझाइए कि किस प्रकार उन्होंने दोनों ही कर्तव्यों को बखूबी निभाया। ये क्वेश्चन बेटा 2017 में ऑल इंडिया में आया था। तो देखो अब आप यही बताओगे कि कैसे भाई सदाओ, किस्मत ऐसी हुई कि सदाओ के घर के बाहर ही वो आदमी आकर के, है ना, बेहोश हुआ और सदाओ एक डॉक्टर होते हुए जिसको उसके प्रोफेशन में सिखाया गया है कि लोगों की जान बचानी है, वो उसको पुलिस के हवाले नहीं कर पाया। लेकिन उसका कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता था उसके देश के प्रति भी कि भाई ये लोग मेरे दुश्मन हैं। तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर का कर्तव्य भी पूरा किया कि उसने भाई उसका इलाज किया, उसको ठीक करा और फिर ठीक करने के बाद उसने सोचा कि मैं इसको क्या करता हूँ, पुलिस के हवाले कर देता हूँ। या फिर वो जनरल को भी बता देता है कि भाई मेरे घर पे ऐसे ऐसे एक इंसान रह रहा है। जनरल बोलता है कि मैं इसे मरवा भी दूंगा। लेकिन होता क्या है, लेकिन फिर ना वो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए क्या कहता है, वो कहता है भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारा कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं दुनिया को बोल दूंगा कि तुम ही भाग गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, उन्होंने उस आदमी को एज अ डॉक्टर ट्रीट करना बनता था, ट्रीटमेंट भी किया और फिर उसके बाद उसे वहां से हटा भी दिया कि भाई तुम्हारा यहाँ पे मैं तुम्हें अपने घर पे रखूं ये सही नहीं है, मैं अपने देश के साथ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, देशवासियों के साथ गलत कर रहा हूँ, इतने सारे लोग वहां पे खड़े हैं सरहद पे, है ना, जो जंग लड़ रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे मैं और ज्यादा नहीं रखूंगा, मेरे लिए भी गलत है ये, यहाँ पे या तो कोई तुम्हें मार देगा, लोगों को खबर पता चल चुकी है, या तो तुम खुद ही चले जाओ। तो ये वो करता है, यही आप बताओगे। फेट यानी किस्मत, पुट सदाओ इन अ ट्राइंग सिचुएशन, किस्मत ने सदाओ को एक ऐसी जगह पे ला खड़ा किया जहां पर किस्मत उसका इम्तिहान ले रही थी, ठीक है। टू अपहोल्ड हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, जहाँ पे या तो सदाओ को क्या करना था, अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाना था, या फिर उसे एज अ डॉक्टर अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी थी, ठीक है। अब उसके पास वो क्योंकि इंटेलिजेंट था, डेडिकेटेड था, उसने दोनों ही तरीके से अपने आप को एक बेहतर इंसान प्रूव किया। डॉक्टर सदाओ के पास जैसे ही मौका मिला तो उसने क्या करा, उसने अमेरिकन प्रिजनर जो है ना, उसको पानी में वापस नहीं भेजा ताकि वो जाकर के दोबारा मर जाए वहां पर। उसने क्या किया, उसने उस आदमी को एक्चुअल में ट्रीट किया, ठीक किया, ठीक है। और फिर क्या बोला, और उसे बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम ना मेरी ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट में उसे बोला कि तुम मेरी जो है नाव वो ले लो, ठीक है, और बाजू का जो आइलैंड है वहां तक नाव चला करके, ठीक है, पहुंच जाओ। और फिर वहां जाकर के उन्होंने उसको खाना वाना भी दिया और उसको बोला कि भाई यहाँ पे कोरियन एक फिशिंग बोट आएगी, उसमें बैठ करके यहाँ से फरार हो जाना, ठीक है। सो ही हैड अप्रेज्ड द जनरल ऑफ हिज हार्बरिंग द एनिमी एट हिज होम। The general chose to overlook it, but we shouldn't forget that Sadao was a doctor, and for a doctor, saving a dying man is the foremost priority. It doesn't matter if the dying man is an enemy. So अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने अपने दोनों जो कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से निभाया, ठीक है। हाउ डिड ही सक्सीड इन बिट्रेइंग नीदर, सो उसने बहुत अच्छे से निभाया क्योंकि एज अ डॉक्टर उसको क्या बोला गया है कि आप एक मरते हुए इंसान को मरने नहीं दे सकते, आपको इंसान को उसकी जान बचानी है, जान लेनी नहीं है। तो उसने वो कर्तव्य भी निभाया और उसने क्योंकि जनरल को इन्फॉर्म भी कर दिया था, बेशक जनरल ने उसकी मजबूरी भी समझी, लेकिन उसने जनरल को भी इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसने उस तरीके से देश के प्रति कर्तव्य भी निभाया। तो आप ये आंसर करेंगे इसमें बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट सदाओ एज अ मैन एंड सर्जन एंड योर रीडिंग द चैप्टर द एनिमी।
तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय बनी डॉक्टर सदाव को लेकर के, एक आदमी के तौर पे और एक सर्जन के तौर पे क्या राय बनी। तो अगर देखो हम एक आदमी के तौर पे और एक सर्जन के तौर पे देखें तो दोनों ही तरीके से देखा जाए तो एक सर्जन को सिखाया जाता है, डॉक्टर को सिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको एक इंसान को मरने नहीं देना है, बल्कि वो इंसान की जान बचाते हैं, उसकी जान लेते नहीं हैं। और सर्जन के बारे में देखा जाए तो बहुत ही उम्दा सर्जन था कि भाई उसने बहुत कम इक्विपमेंट्स के होते हुए घर में बैठे बैठे एक आदमी की जो मरने की स्थिति में था उसका ऐसा इलाज किया, उसको उसको चोट ठीक कर दी, उसकी सर्जरी बहुत अच्छे से करी, उसका ऑपरेशन बहुत अच्छे से करा, उसे केवल ठीक ही नहीं किया बल्कि उसे फिर वहाँ से, है ना, उसकी चोट ही मतलब उसका घाव ही, ऑपरेशन ही अच्छे से नहीं किया बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिकवरी में भी हेल्प करी। तो और हमने देखा कि जनरल जो है, जनरल जापान के जो जनरल जिनका ये इलाज कर रहा होता है डॉक्टर सदाव, वो भी सदाव के ऊपर बहुत भरोसा करते होते हैं कि भाई तुम ही हो जो सबसे अच्छे सर्जरी कर सकते हो, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। तो देखा जाए तो सर्जन के टर्म्स में भी वो बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छी सर्जरी करता है ना, और उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। और एज अ मैन देखा जाए तो उसके अंदर इंसानियत भी है दूसरों के लिए। तो आप ये दोनों चीज़ें बताओगे कि डॉक्टर सदाव वॉज अ स्किल्ड सर्जन, कि उसे अपना काम बखूबी आता था और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट भी था। उसकी जो एक्सीलेंस है उसके प्रोफेशनल फील्ड में वो बहुत अच्छी अच्छी पकड़ थी, उसको बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है, तो आप ये सभी बताओगे कि भाई जनरल जो है, जनरल भी उस पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करता था अपनी सेहत के मामले में। डॉक्टर सदाव वॉज डिवोटेड टू हिज वर्क एंड टू द कॉज ऑफ द नीडी। डॉक्टर सदाव अपने काम को लेकर के पूर्ण रूप से समर्पित थे, लोगों की मदद करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को देखा कि वो घायल है तो उन्होंने तुरंत क्या करा, उन्होंने तुरंत वो उसको बचाने के लिए भाग पड़े और उसको ट्रीट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बताओगे डॉक्टर सदाव ने उसकी जान बचाई थी। ठीक है, अपने प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से उसकी जान बचाई, एंड इट वाज हिज ड्यूटीज टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन एज अ डॉक्टर। उनकी कर्तव्य बनता था कि एक इंसान की उनको जान बचानी चाहिए एज अ डॉक्टर, उन्होंने वही किया। और फिर व्हेन डॉक्टर सदाव सॉ दिस डाइंग मैन, हिज स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी सरपास्ड एवरीथिंग। और अगर हम एज अ ह्यूमन देखें तो एज अ ह्यूमन भी जब डॉक्टर सदाव ने देखा कि इंसान मर रहा है तो सारी चीज़ों के ऊपर उनको क्या, उनको अपने अपने अंदर उस इंसान के लिए इंसानियत दिखी। ठीक है, इंसानियत महसूस हुई और उन्होंने वही किया जो कि करा जाना चाहिए था। उन्होंने ना तो उस इंसान को लेकर के धर्म, जात पात, देश के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने इंसानियत के नाते उसकी पूरी पूरी मदद करी। तो ये आप बताओगे कि एज अ इंसान, एज अ मैन और एज अ डॉक्टर वो दोनों तरीके से कैसे इंसान थे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक डॉक्टर सदाउस फाइनल डिसीजन वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टेंसेस। क्या आपको लगता है डॉक्टर सदाव का जो फाइनल डिसीजन था कि वो उन्होंने उस आदमी को भगा ही दिया, वो सही था परिस्थिति को देखते हुए। तो देखो जाहिर सी बात है बेटा, वो सही था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि क्या है, जो कि खुद, है ना, जो कि नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा कि वो उस इंसान को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके दिमाग में क्या आ रही थी, उसके दिमाग में था कि भाई इंसानियत के नाते मैं ये तो नहीं कर सकता, मैंने उस इंसान को क्या किया है, मैंने ठीक किया है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इंसान की जान बचाना सिखाया गया है, मुझे लेना नहीं सिखाया गया कि उसकी जान ले ली जाए। तो वो नहीं कर पाए, है ना, वो इंसानियत थी उनके अंदर, तो वो इन सभी चीज़ों से, जात पात, धर्म और जंग के ऊपर उठ करके इस बारे में सोच पाए और उनको यही ठीक लगा कि इस इंसान को जाने देना चाहिए। ठीक है, ये जाए, भाग जाए, ठीक है, अपनी जान बचा सके, जाए, मेरे को जो अपना था मैंने अपना पूरा कर्तव्य पूरा किया है, बाकी तो यही जो है, अगर देखा जाए तो यही सबसे बेस्ट डिसीजन था। डॉक्टर सदाव हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर एज हिज प्रोफेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी। तो डॉक्टर सदाव ने उस आदमी की जान बचाई थी जो कि उनके व्यवसाय के हिसाब से और इंसानियत के हिसाब से उनका कर्तव्य बनता भी था। और वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपने देश को लेकर के भी। उन्होंने जनरल को भी बता दिया था इस अंग्रेज के बारे में, और जनरल ने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं प्राइवेट असैसिन्स भेज करके इसको मार दूंगा। लेकिन, है ना, सेल्फ एब्जॉर्प्शन इन हिज इलनेस, क्योंकि जनरल जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा था, इस वजह से क्या हुआ, वो भूल गया असैसिन्स को भेजना। तो फाइनली सदाव ने डिसाइड क्या किया कि भाई मैं इसकी मदद कर देता हूँ कि ये खुद ही भाग जाए। उन्होंने उसको बोट दी, फ्लैश लाइट दी, खाना दिया, पानी दिया, और बोला कि भाई तुम वो जो आइलैंड है जहाँ पे कोई इंसान जाता वाता नहीं है पास में, उधर चले जाओ, वहाँ से कोरियन बोट पकड़ना और भाग जाना। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था। अगर हम सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थितियों को देखें तो डॉक्टर सदाव खुद भी एक डेंजर में थे कि वो खुद भी पकड़े जाते और उनको क्या कहा जाता, देशद्रोही, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे माहौल में चलते हुए उन्होंने एक दुश्मन को अपने घर पे रखा हुआ है। तो इस केस में जाहिर सी बात है ही वुड बी क्वेश्चन फॉर द रीजंस टू गिव हिज एनिमी शेल्टर इन हिज हाउस। अगर पुलिस पकड़ती तो वो इनकी इनकी ईमानदारी पे, इनकी देशभक्ति के ऊपर, इनकी नागरिक होने के, है ना, कि कर्तव्य आपने नहीं निभाया, आपने एक दुश्मन को रखा, इसके ऊपर सवाल उठाती। तो इस वजह से उन्होंने अपनी रेपुटेशन को भी बचाया। ठीक है, और उन्होंने उस आदमी को क्या करा, उस आदमी को वहाँ से भगा दिया था। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है,
और बेटा लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स इन डॉक्टर सदाउस हाउस व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी इन द हाउस। अब आपको बताना है कि सर्वेंट्स को कैसा मतलब लगा, सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि भाई डॉक्टर सदाओ ने एक दुश्मन को घर में रखा है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि जो सर्वेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये आइडिया कि डॉक्टर सदाओ ने एक एनिमी को अपने घर पर रखा है, खासतौर पे यूमी जो बच्चों का ध्यान रखती थी, वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना अड़ जाती है कि मैं तो बिल्कुल काम नहीं करूँगी उस आदमी का, उस दुश्मन का, मैं उस सफ़ेद जो हमारा अंग्रेज दुश्मन है उसको तो बिल्कुल साफ़ नहीं करूँगी, उसकी तो बिल्कुल मदद नहीं करूँगी, और वो जॉब छोड़ने की भी धमकी दे देती है। जब सदाओ जो है गार्डनर को ये बात बताता है कि भाई एक घायल अंग्रेज को मैं अपने घर पर लेकर के आया हूँ क्योंकि वो बहुत घायल था, तो वो जो गार्डनर है वो भी क्या हो जाता है, वो भी बहुत डर जाता है और उदास हो जाता है कि साहब आपने ये क्या किया, वो तो हमारा दुश्मन है ना, आप उसे क्यों लेकर के आए। वो भी क्या करता है, वो भी इनके विरुद्ध चला जाता है। तो सारे के सारे देखा जाए तो सारे के सारे सर्वेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इनके विरुद्ध चले जाते हैं और कि भाई आपको अपने घर में एक दुश्मन को नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। और वो सारे के सारे घर पे काम करने से, उनकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो सभी के सभी डरे होते हैं, ठीक है। और दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, वो बहुत अपनी कोशिश करते हैं कि अपने मालिक मालकिन को है ना बोल सकें, समझा सकें कि भाई आप इसको हवाले कर दीजिए पुलिस के, आप ये गलत कर रहे हैं, आप खुद पकड़े जाएंगे, है ना। बट हो नहीं पाता है, तो वो सारे के सारे फिर अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, वो सारे के सारे घर छोड़ के चले जाते हैं कि भाई जब तक ये आदमी यहाँ है हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, सो आप वहाँ से ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका लिटरेचर का पेपर जो है वो यहीं से बन करके आएगा, ये भी मेरा वादा है। सो अब मैं आपसे मिलूंगी डे 8 पर, अब इसके बाद डे 8 पर मिलेंगे जहाँ पे हम बाकी के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के साथ हो चुके हैं 70 क्वेश्चन कंप्लीट, 30 क्वेश्चन और हमें करने हैं, यानी कि 3 दिन और, है ना। और 10 क्वेश्चंस पर डे हम लोग कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी 100 सवाल बेमिसाल सीरीज़ भी आ जाएगी एक बहुत ही बेहतरीन अंत पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।